हमारा प्रसारण आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे कार्यक्रम सखी सहेली के साथ, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली के इस मंच से हमारे सभी सुनने वालों को, विविध भारती के सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को शिफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बरसों बाद आपके साथ इस मंच पर हम दोनों एक साथ। हाँ, और ये मुझे भी बहुत खुशी दे रहा है कि इतने साल बाद मैं आपके साथ इस मंच को साझा कर रही हूँ। यकीनन मुझे भी खुशी हुई जब हम बाहर मिले लंच पे जी। जब हमने साथ साथ का रोटी खाई तो एक अलग अनुभव हुआ, क्योंकि अपना साथ बहुत समय के बाद हुआ है। हाँ, और कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनका असर कुछ तो होता ही है। तो आपकी जो पॉजिटिविटी है, आपकी जो सकारात्मकता है, उसके साथ मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है। क्या बात है चंचल, आपकी मुस्कुराहट ने तो स्टूडियो को खिलखिला दिया। तो ये जो विषय है, जैसी संगत वैसी रंगत, इस पर हमारे सुनने वालों के क्या विचार हैं? क्या उन्होंने कभी इस चीज को महसूस किया है कि साथ रहने वालों की सोहबत का असर उन पर आता है, चाहे वो सकारात्मक या नकारात्मक, किसी तरह की प्रभाव उन पर रह जाते हैं? और अगर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो किस तरह की संगत को आप ज्यादा महत्व देते हैं? मैं समझ गई आपका इशारा कि आज के पिटारे में आप ये मुद्दा उठाने वाली हैं। तो अब फटाफट बता तो दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को कि आज आप पिटारे में लेकर के आई हैं। और भाई, आज 8 अक्टूबर का दिन है तो बड़ा खास होता है, क्योंकि वायु सेना दिवस होता है और भारतीय सेना के लिए ये बहुत खास है। तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और जरा याद करो कुर्बानी में हम याद करते हैं उन स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी हुई हस्तियों को, उन सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और सब कुछ अपना कुर्बान कर दिया। तो ऐसे ही एक सेनानी थे शिव वर्मा, जिनकी आज बात होगी। बिल्कुल, और कुछ और भी है। बिल्कुल, आज मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है, इसके बारे में बात करेंगे। और दिवाली आ रही है, ये तो हम सभी जान रहे हैं। दिवाली आती है बहुत सारी खुशियां लेकर, बहुत सारे रंग लेकर, विविधताएं लेकर, और उसमें एक चीज होती है पकवान, विविध पकवान। कितनी तरह के, और एक ही पकवान की भी अलग अलग विविधताएं होती हैं। हाँ। जैसे मिठास से भरे हुए बहुत सारे व्यंजन होते हैं। अब मीठे में ही शक्कर पारे की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आज हम शक्कर पारे की ही बात करेंगे, तो शक्कर पारे बनाने की भी कितनी विधियां हैं। हाँ। हर तरह से लोग बनाते हैं। तो हमारी सखियां किस तरह से बनाती हैं वो हमें बताएं। वैसे सखा भी बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है, सखा भी कुकिंग करते हैं। जी, तो हमारे सखा अगर बनाते हैं और वो किसी खास तरह से पसंद करते हैं, अच्छा बनाते नहीं है तो भी वो अपनी बहनों को, माताजी को या अपनी बीवी को सुझाव जरूर देते हैं कि इस तरह से बनाना। हाँ, जैसे कहीं उन्होंने खाया, कहीं हलवाई के यहाँ, कभी फ्रेंड के यहाँ, ऑफिस में, तो उन्हें लगा होगा कि अच्छा मेरे यहाँ तो ऐसे बनता है, तुम्हारे यहाँ ऐसे बनता है, मैं अपनी पत्नी को बोलूंगा, मैं अपनी माँ को बोलूंगा, है ना। तो आप लोग बताइएगा कि आप शक्कर पारे
किस तरह से बनाते हैं, और जैसा कि चंचल जी ने कहा कि जैसी संगत वैसी रंगत, इस पर आप क्या विचार रखते हैं ये भी हमें बताइएगा। आप अपने अपने कमेंट्स हम तक पहुंचाइए, हम आपको सुनवा देते हैं ये गीत। हाँ तो चंचल, आशा भोसले के गाए लोफर फिल्म के इस गाने के बाद हमारे पास और भी बहुत से गाने हैं सुरीले सुरीले। हम आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे कमेंट्स भी आए हैं और हम अपने मुद्दों पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक संदेश। जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है।
भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है। तो भाई छोटा सा संदेश था, पूरा हो गया। और चंचल आगे आप कुछ बोलिएगा मत अभी, क्योंकि हम कुछ बोलने वाले हैं। इजाजत? बिल्कुल 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 बोलिए, मैं भी सुनने के लिए तैयार बैठी हूँ। हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे हैं कि भाई आप ऐसा क्या बोलने वाली हैं। उन्होंने ही तो लिखकर भेजा है। अच्छा जी। हाँ, एक बड़ा प्यारा कमेंट आया है। लिखते हैं कि 3 बजे आती है सखी सहेली, पहले करती है नमस्कार, फिर बतियाती है सखी सहेली। बड़ी मेहनत करके नए विषय, नए जानकारी खोज कर लाती है सखी सहेली। खुद हंसती है और हमको भी हंसाती है सखी सहेली। बहुत नॉलेज मिलता है, इसलिए कभी नहीं भूलते सुनना सखी सहेली। और आज इन्होंने लिखा है कि इनकी बेटी का जन्मदिन है, इन्हें आशीर्वाद जरूर दिया जाए। तो इन्हें धन्यवाद के साथ ढेर सारा इनकी बेटी के लिए आशीर्वाद। तो भाई जानकारी हम बात अगर करें तो आज है भारतीय वायुसेना दिवस, यानी 8 अक्टूबर का दिन। और भाई भारतीय वायुसेना जो है बड़े से बड़े दुश्मन को भी धूल चटा सकती है और दुनिया भर की जो सबसे श्रेष्ठतम वायुसेनाएं हैं उनमें से एक भी है। भारतीय वायुसेना की नींव रखी गई थी 8 अक्टूबर 1932 के दिन, और तब से हर साल हम इस दिन को मनाते आ रहे हैं आज ही के दिन। और आजादी से पहले की अगर बात की जाए तो उस वक्त वायुसेना का जो नाम था ये था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। बिल्कुल। और जब भारतीय वायुसेना की आधिकारिक स्थापना हुई तब इसमें 6 RAF प्रशिक्षित अधिकारी रॉयल एयरफोर्स है और 19 वायु सैनिकों को शामिल किया गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक भारतीय वायुसेना की ताकत जो थी वो बहुत बढ़ चुकी थी और इसमें उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। बात करें 1950 की, तो 1950 में भारत के पूर्ण गणतंत्र घोषित होने के बाद इसमें से रॉयल शब्द हटा दिया गया, सिर्फ इंडियन एयरफोर्स कर दिया गया। और ये जो बल है, यानी कि भारतीय वायुसेना की जिस बल की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे ऐतिहासिक अभियानों का हिस्सा रहा है और देश को सफलता दिलाई है। इन ऐतिहासिक वायुसेना युद्धों ने भारत की प्रतिष्ठा को एक ऐसे देश के रूप में स्थापित किया जो युद्ध के मैदान में मजबूत है और अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी ताकत भी वो रखता है। और इस दिन विमानन उद्योग और वायुसेना कर्मियों का सम्मान किया जाता है, जिन्होंने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान तक की परवाह कभी नहीं की। और हमारे सैनिक इसी तरह के जाबाज सिपाही होते हैं। बिल्कुल। और एक खास बात और है कि इस खास दिन वायुसेना भव्य परेड और एयर शो आयोजित करती है। इसमें भारतीय लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर अपने करतब दिखाते हैं। वायुसेना दिवस की बड़ी परेड गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में होती है और इसके साथ साथ देश के हर वायुसेना सेंटर में भी इस दिन के खास आयोजन किए जाते हैं। और देखिए हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी इसके बारे में हमें लिखकर भेज रहे हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं, वायुसेना हो या जल सेना हो या थल सेना हो, सभी सैनिक अमूल्य होते हैं और जब इनकी क्षति होती है तो पूरे देश को नुकसान उठाना पड़ता है। वहीं एक अन्य संदेश है, वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमारे देश की सीमाओं को न केवल सुरक्षित बनाने का कार्य किया बल्कि दुश्मन के दांत भी खट्टे किए। इस दृष्टिकोण से हमारे नभ से ही इन सेनाओं के इन सभी प्रहरियों के समुचित विकास के लिए आज हम 93वां वायुसेना दिवस मना रहे हैं। उनके शौर्य और पराक्रम के लिए विशेष नमन। ऐसे ही हमारे दूसरे साथी ने भी लिखा है कि ये दिन हर वर्ष 8 अक्टूबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन आधिकारिक रूप से, जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया था चंचल जी, कि भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। वायुसेना दिवस भारतीय जवानों के वायुसेना में योगदान को याद करने, उनके बलिदान को श्रद्धांजलि देने और उनके किए गए कार्य को याद करने के लिए मनाया जाता है। वायुसेना हो, थल सेना हो, चाहे जितनी भी सेना, हम सब अपने सभी जवानों को आज के दिन नमन करते हैं और खास करके वायुसेना के जवानों के लिए होता है ये दिन। हम सभी वायुसेना के जवानों के महत्वपूर्ण भूमिकाओं को हमेशा याद रखेंगे और उन्हें पूरे दिल से नमन करते हैं। हम नहीं, पूरे सखी सहेली परिवार भी उन्हें नमन करता है और ऐसे वीर जाबाज हैं हमारे देश के सपूत। और जैसा आपने बताया ना कि इस दिन परेड भी की जाती है, तो अपनी पूरी यूनिफॉर्म में जब ये जवान होते हैं और बैंड पर धुन के साथ में जब एक साथ परेड की जाती है तो उसे देखने का मजा ही कुछ होता है, क्योंकि ताल कदम से जब वो कदम मिलाकर जब देखते हैं ना तो वाकई में मंत्रमुग्ध हम हो जाते हैं। और जो इसका आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, ये है, नभः स्पृश
स्पृशम दीप्तम, और ये गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है। जब महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था, उसी का एक छोटा सा ये अंश है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और चंचल, भारतीय वायुसेना का जो ध्वज है वो नीले रंग का है, जिसके पहले 1/4 भाग में राष्ट्रीय ध्वज बना हुआ है और मध्य भाग में राष्ट्रीय ध्वज के तीनों रंग केसरिया, सफेद, हरा, इनसे बनी एक गोलाकार आकृति है। और ये ध्वज जो है 1951 में अपनाया गया था। भारतीय वायुसेना पूरी दुनिया में चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में वायुसेना के पास करीब 1350 लड़ाकू विमान हैं और लगभग 17,000 के करीब सैनिक भी हैं, और देश के हर हिस्से में एयरफोर्स के बेस बने हुए हैं। सियाचिन ग्लेशियर पर भी करीब 22,000 फुट ऊंचा वायुसेना का एक स्टेशन है और देश से बाहर भी इसके बेस स्टेशन बनाए गए हैं। बिल्कुल, और वायुसेना का योगदान तो क्या कहा जाए। अब आप देखिए, अब तक हमारे अन्य मुल्कों के साथ हुए लगभग सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। और अब तक भारतीय वायुसेना ने कई बड़े मिशन, जैसे कि ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पोमलाई और गोवा का अधिक ग्रहण को अंजाम दिया है। और इसके अलावा भारतीय वायुसेना संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन का भी सक्रिय हिस्सा रही है। और भारतीय वायुसेना सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं के साथ आपदा रहित कार्यक्रम जो होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनमें बहुत प्रभावी तरीके से अपना योगदान देती है, जिसमें राहत सामग्री पहुंचाना है, नागरिकों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालना है, खोज या बचाव, ये सभी में उनकी सहभागिता रहती है। बिल्कुल, और भारत के जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो वायुसेना के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्य करते हैं। और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल एक 4 सितारा कमांडर हैं और वायुसेना का नेतृत्व करते हैं। भारतीय वायुसेना जो है वो इसमें कभी भी किसी भी समय एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में नहीं होते हैं। और जब हम बात करते हैं कि विमान कौन कौन से हैं, तो जो प्रमुख विमान या लड़ाकू विमान जो भारत के पास में हैं, इनमें कुछ की अगर हम बात करें तो है मिग-21, सुखोई 30, मिराज 2000, US-30 और जगुआर जैसे जो लड़ाकू विमान हैं भारतीय वायुसेना के पास हैं, जो इस बल को और सशस्त्र बनाते हैं और ताकत प्रदान करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि नजर नहीं आते बादलों में कहीं गुम हो, पर ये जमीन सलामत है क्योंकि आसमान पर तुम हो। वायुसेना दिवस पर प्रणाम है सभी नव योद्धाओं को। क्या बात है। हमारे साथी लोग जो हैं वो लगातार ये हम सबको कमेंट्स देते जा रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर हम एक गीत हो जाए क्योंकि बातचीत बहुत लंबी हो गई। रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, याद मेरी उनको भी आती तो होगी। रंग दिल की धड़कन
कुछ कुछ उसकी भी जाती तो होगी, रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी। भाई चंचल जी, ये लता मंगेशकर का गाया पतंग फिल्म का गाना था और हमारे जो सुनने वाले हैं सखियां और सखा लिख रहे हैं कि अच्छे अच्छे गीत सुनवाए जा रहे हैं। इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया है। ये भी अगर गीत हमें पसंद आ रहे हैं तो ये हमें भी जानकर अच्छा लगता है। और हम बात कर रहे थे हमारे सेना के जवानों की, बिल्कुल, तो वहीं हम उन सिपाहियों को भी नहीं भूल सकते जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, जिनकी बदौलत आज हम कह सकते हैं कि एक आजाद देश के नागरिक हम हैं। बिल्कुल बिल्कुल, खुली हवा में सांस ले रहे हैं जी बिल्कुल। तो क्रांतिकारियों के बीच प्रभात नाम से जाने वाले शिव वर्मा की हम बात कर रहे हैं, जिनका जन्म 9 फरवरी 1904 में हरदोई जिले के कलौरी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। और इनकी माताजी कुंती देवी और पिता कन्हैयालाल वर्मा थे, जो कि एक वैद्य थे। और शिव कुमार वर्मा की जो शिक्षा है वो हरदोई के ही एक सरकारी स्कूल में हुई थी। हाँ, यूँ तो शिव वर्मा का जो राजनीतिक जीवन में प्रवेश था वो साल 1921 में असहयोग आंदोलन से हुआ, जब वे मात्र 17 वर्ष के थे। लेकिन उनमें राजनीतिक चेतना का जो विकास था वो 1917 से ही होने लगा था, जिसका श्रेय उन्होंने कानपुर से निकलने वाले अखबार प्रताप को दिया। और उनके गांव में उस वक्त सिर्फ यही एक अखबार आता था जिसमें देश और विदेश की बहुत सारी घटनाओं और उस वक्त की जो स्थिति होती थी उसमें नौजवानों को क्या करना चाहिए, इस तरह के जो विषय होते थे उस पर लेख छपा करते थे। और जिस समय महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, तब शिव वर्मा के जो बड़े भाई थे शिव नारायण वर्मा, वो स्कूल छोड़कर आंदोलन में शामिल हो गए थे और इस दौरान उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो बड़े भाई जब गिरफ्तार हो गए तो शिव वर्मा ने उनकी जिम्मेदारी संभाल ली। असहयोग आंदोलन के कुछ समय बाद ही हरदोई और आसपास के जिलों में एका आंदोलन इसकी शुरुआत हुई, जिससे कि शिव वर्मा भी जुड़ गए, मतलब उस आंदोलन से जुड़ गए। और समय के साथ ये आंदोलन काफी तेज हो गया, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार ने इसका दमन करने का प्रयास भी किया। और एका आंदोलनकारियों की मदद के लिए शिव वर्मा ने 1923 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में वो शामिल हो गए और वहां उनकी मुलाकात हुई मदन मोहन मालवीय जी से और स्वामी सत्यव्रत जी से। शिव वर्मा ने किसानों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में उनको बताया, लेकिन उनको सिर्फ निराशा हाथ लगी और ऐसे में उनको प्रताप और उसके जो संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी, इनकी याद आई और उन्होंने एका आंदोलन की पूरी कहानी इनको सुनाई। और उसको सुनने के बाद विद्यार्थी जी ने एका की कहानी को अपने अखबार में छापने का निर्णय भी लिया। जी, और फिर जो ये मुलाकात थी, इसके 2 साल बाद शिव वर्मा हाई स्कूल पास करके कानपुर पहुंच गए और कॉलेज में इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष में उन्होंने दाखिला ले लिया। और कॉलेज में ही उनकी मुलाकात हुई सुरेंद्र पांडे और गोविंद चरण मिश्र से। 1925 की बात करें तो उसमें हुए काकोरी रेल जो घटना हुई थी, उसके बाद उनकी मुलाकात सुरेंद्र पांडे के माध्यम से विजय कुमार सिन्हा से हुई और विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से ही शिव वर्मा की मुलाकात राधा मोहन गोकुल से हुई, जो एक हिंदी के वरिष्ठ पत्रकार और साम्यवादी विचारक थे। क्रांतिकारी पार्टी में शामिल होने के बाद शिव वर्मा की मुलाकात भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगवती चरण वोरा और चंद्रशेखर आजाद से हुई। इसी दौरान वे काकोरी मुकदमे में अभियुक्त राम प्रसाद बिस्मिल से भी जेल में मिले और वहीं बिस्मिल ने उनको अपनी आत्मकथा सौंपी थी और साथ ही साथ संगठन के हथियारों, धन और ठिकानों के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी थी। और काकोरी के जो अभियुक्त थे, इनको फांसी और जेल की सजा के बाद क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन हुआ, जिसमें शिव वर्मा ने बहुत अहम भूमिका निभाई। भगत सिंह का प्रस्ताव था कि हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ का नाम बदलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ किया जाए और समाजवाद को
जल का लक्ष्य घोषित किया जाए। हाँ बिल्कुल, वो समाजवाद जो है ना, उसको दल का जो लक्ष्य है वो घोषित कर दिया जाए। इस प्रस्ताव को दल के हर प्रांतीय संगठन को भी भेजा जाए। 4 प्रांतों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, केवल एक बंगाल प्रांत को छोड़कर। वहां के नेताओं के पास शिव वर्मा के दल की तरफ से बात करने के लिए जब उन्हें भेजा गया, लेकिन इसका निष्कर्ष जो भी है कुछ निकल नहीं पाया था उस वक्त। और सितंबर 1928 में फिरोज शाह कोटला में हुई ऐतिहासिक बैठक में शिव वर्मा भी शामिल हुए और उनको केंद्रीय कमेटी का सदस्य और संयुक्त प्रांत का संगठनकर्ता नियुक्त किया गया और शिव वर्मा एक सफल संगठनकर्ता के रूप में उभर कर आए। भारत में बढ़ते मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए भी जो अंग्रेज सरकार थी, उन्होंने 1929 में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल लाने का फैसला किया था। लेकिन क्रांतिकारियों ने इन दमनकारी कानूनों के विरोध में 8 अप्रैल को असेंबली में धुएं वाला बम फेंकने का निश्चय किया और ये जो होने वाला था, इसको भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अंजाम देने वाले थे। और आगे हम बात कर रहे हैं इसी में कि असेंबली बम घटना जो हुई थी उसके बाद, यानी इसी के बाद शिव वर्मा और उनके साथी जयदेव कपूर और राजगुरु को पता चला कि वायसराय दिल्ली आ रहा है, तो तीनों ने वायसराय को मारने की योजना बनाई और फिर बम और पिस्तौल लेकर निकल पड़े। लेकिन ये योजना भी सफल नहीं हो पाई। इसके बाद उनको ये पता चला कि वायसराय शिकार खेलने देहरादून जा रहा है। तीनों साथी चंद्रशेखर आजाद वायसराय को मारने के मकसद से देहरादून निकल गए, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लगी और इन लोगों को अपनी योजना स्थगित करनी पड़ी। और इसी जो असेंबली में बम की घटना हुई थी, इसी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद शिव वर्मा और बाकी के जो भी क्रांतिकारी थे वो भूमिगत हो गए, उन्हें कहीं छुपना पड़ा। दल का जो मुख्यालय था वो आगरा से सहारनपुर स्थानांतरित कर दिया गया। शिव वर्मा और उनके 2 साथी जयदेव कपूर और डॉक्टर गया प्रसाद ये सहारनपुर में ही रहने लगे। इसी दौरान असेंबली बम घटना जो हुई थी, इसकी तहकीकात करते हुए अंग्रेजी जो पुलिस ऑफिसर थे वो लाहौर के एक मकान पर उन्होंने छापा मारा और वहां से सुखदेव और अन्य क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और उधर सहारनपुर में पुलिस को तीनों क्रांतिकारियों पर शक हो गया, जिसके बाद एक छापे में उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। असेंबली बम घटना के तहकीकात के दौरान ही अंग्रेजी पुलिस ने क्रांतिकारियों के तार सॉन्डर्स वर्थ से भी जोड़ लिए थे, जिसके बाद सभी क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र का केस चलाया गया। शिव वर्मा पर भी केस चला, हाँ, और उनको लाहौर ले जाया गया वहां के जेल में। वहीं वे क्रांतिकारियों की भूख हड़ताल में शामिल हुए और इस केस में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी और बाकी क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा हुई। इनमें शिव वर्मा भी शामिल थे। यानी कि हम जानते हैं कि काले पानी की सजा भी इन्होंने भोगी थी और शिव वर्मा और उनके अन्य साथियों को अंडमान जेल भेज दिया गया था। काले पानी के लिए वहीं भेजा जाता था और वहाँ बहुत सारे अत्याचार, तरह तरह की यातनाएं उन्हें दी जाती थी। उन्हें कोल्हू में जोतकर तेल निकलवाया जाता था और बहुत ही घटिया तरह का खाना उस दौरान उनको दिया जाता था। रहने के लिए बदबूदार कोठरियाँ हुआ करती थी जिनमें बारिश का पानी भी भर जाता था। इस तरह के दिन भी उन्होंने देखे। और जब लाहौर षड्यंत्र के कैदी अंडमान जेल पहुंचे तो जेल अधिकारियों का जो बहुत क्रूर रवैया था, इसका विरोध उन्होंने किया और राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए पहले से चल रही थी भूख हड़ताल में शिव वर्मा शामिल हो गए थे। बिल्कुल, और कई भूख हड़तालों और कड़े संघर्षों के बाद आखिरकार शिव वर्मा और उनके जो बाकी साथी थे उनको अंडमान की काल कोठरी से साल 1938 में मुक्ति मिली। फिर उनको अंडमान जेल से दमदम जेल, फिर लाहौर जेल ले जाया गया और आखिरकार लखनऊ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय शिव वर्मा को नैनी जेल भेज दिया गया, जहां वे 1946 तक रहे। 1946 में उनको हरदोई जेल भेजा गया, जहां वो आखिरकार बंदी जीवन से मुक्त हो गए। और फिर जेल से रिहा होने के बाद साल 1947 में शिव वर्मा ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और फिर मजदूर संगठन में काम करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही शिव वर्मा ने कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के वैचारिक विकास के लिए बहुत सारे पार्टी स्कूलों का संचालन किया। और बात करें 1948 की, तो उसमें वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य के सचिव चुने गए और आजाद भारत में भी उनको फरार का जीवन जीना पड़ा और कई जेल यात्राएं भी करनी पड़ी। इन सब के बावजूद वे एक शोषण मुक्त समाज के निर्माण के लिए लड़ते रहे और उनके लिखने में बहुत रुचि थी। तो शिव वर्मा कॉलेज के दिनों से ही लिखाई पढ़ाई किया करते थे। क्रांतिकारी जीवन के शुरुआती दौर में दिल्ली से निकलने वाली पत्रिका वैभव, जो हरदोई से निकलती थी, इस वाली पत्रिका आर्य कुमार और प्रताप में बतौर संवाददाता भी वो काम कर चुके थे। और मशहूर हिंदी पत्रिका चांद के अंक के लिए कई क्रांतिकारियों की जीवनी भी उन्होंने लिखी।
1953 में एक प्रगतिशील हिंदी पत्रिका नया पथ इसका संपादन भी किया। 1963 में उन्होंने संस्मृतियां नाम से एक पुस्तक लिखी जिसमें 7 क्रांतिकारियों की कहानियां हैं और ये पुस्तक क्रांतिकारियों पर लिखी गई सबसे बेहतरीन पुस्तकों में से एक मानी जाती है। और अंडमान के दिनों में जो भीषण अत्याचार उन्होंने सहे थे, इससे उनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर हुआ था और इसके चलते उनकी आंखों की रोशनी भी लगभग बहुत कम हो गई थी। बिल्कुल। और साल 1981 जब आया तो उन्होंने राजनीति से संन्यास दे लिया और अपना जीवन क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में संयोजन में लगा दिया और अपनी सह क्रांतिकारी दुर्गा भाभी के सहयोग से स्थापित शहीद स्मारक एवं स्वतंत्रता संग्राम शोध केंद्र में वे सक्रिय हुए और अपने क्रांतिकारी साथियों के जीवन पर पड़ी धूल को उन्होंने हटाना शुरू किया और जीवन के अंत तक वे अपने साथी भगत सिंह के सपने को साकार करने के लिए कार्य करते रहे और फिर 10 जनवरी 1997 को इस दुनिया को सदा के लिए अलविदा कह गए। इन सब की घटनाएं सुन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चंचल जी, यहाँ पर एक ब्रेक ले लें, उसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए भाई, छोटा सा अंतराल था। देखिए, अंतराल तो पलक झपकते ही पूरा हो जाता है क्योंकि मीठा सा वाद्य संगीत होता है, हमारे श्रोता जो हैं उसका लुत्फ उठाते हैं और छोटा सा अंतराल पलक झपकते ही पूरा हो गया। अब क्या इरादा है? अब एक गीत सुन लेते हैं। गीत सुनना है? तो चलिए श्रोताओं के साथ हम सब भी गीत सुनते हैं। जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में।
हमने बात की अपने वीर सेनानी की और हमने शहीद फिल्म का ये गाना सुना, और हमारे एक साथी ने लिखा है कि शहीद फिल्म का ये गाना जानकारी के साथ साथ मधुर गाने भी सुनने को मिल रहे हैं। क्या बात है। और भाई मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आपकी जो सकारात्मकता है इसकी संगत का असर मुझ पर भी आता है, और हमारे साथियों ने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें इस दौरान लिखकर भेजी हैं। और सही बात है शेफाली की संगति का हमारे जीवन पर बहुत महत्व होता है, और जिस चीज़ की भी हम संगति करते हैं, जिस तरह के लोगों की संगति हम करते हैं, उससे हमारा जो भी चीज़ें हैं, हमारे आसपास में जो चीज़ें हो रही होती हैं वो भी प्रभावित होती हैं। और अगर स्वाति की बूंद का भी हम अलग अलग रूप देखें, यानी कि सिर्फ ओस की बूंद की हम बात कर रहे हैं, तो कहते हैं अगर वो सीप में गिर जाए तो मोती बन जाती है, सांप के मुख में चली जाए तो जहर बन जाती है, और कहीं कहीं ऐसे भी कहते हैं कि अगर वो केले के पत्ते पर गिरे तो कपूर आदि। हालांकि कपूर का कोई संबंध नहीं है, लेकिन बूंद को जिस चीज की संगति मिल रही है वो वैसा ही रूप ले लेती है। तो इसी तरह से हम ये भी कहते हैं कि बुद्धिमानों की संगति अगर हम करें तो हम बुद्धिमान होंगे, और विवेकहीन लोगों के साथ बैठेंगे तो शायद वो संगति हमारा विवेक भी हर लेगी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और कई बार हम अपने बच्चों को भी यही समझाते हैं कि आपके जो दोस्त हैं उनके विचार कैसे हैं, इनको जानकर वो किस तरह की बातें करते हैं, इन्हें समझकर ही आप उनकी संगति करिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल आप सही बात कह रही हैं। और एक बहुत पुरानी कहावत भी है चंचल जी कि काजल की कोठरी में जाकर मनुष्य उससे अछूता नहीं रह सकता। मनुष्य की संगति से उसके चरित्र का परिचय मिलता है। हाँ। और कुसंगति जहाँ मनुष्य को पतन की ओर ले जाती है, सत्संगति बुद्धि की जड़ता नष्ट करती है और वाणी को सत्य से सींचती है, मान बढ़ाती है, पाप मिटाती है और हमारे चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है। क्या बात यानी अच्छी संगति जो है वो बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर हमें कुछ करना है तो निश्चित रूप से एक सकारात्मक माहौल में हमें रहना पड़ेगा, और संगति का जीवन पर गहरा असर पड़ता है। इसीलिए ये भी कहते हैं ना कि मनुष्य का चरित्र दीक्षा से नहीं वरन चित्रवान तो गुरु और साथियों के संग से बनता है, और योग्य और प्रतिभावान जो साथी होते हैं उनकी संगति से मनुष्य की बुद्धि पैनी होती है, उनका ज्ञान बढ़ता है, और जो उनके सोचने का ढंग है वो प्रभावशाली होता है। इसके विपरीत मूर्ख और घमंडी की संगति से बुद्धि पर जड़ता आ जाती है। बिल्कुल। और किसी भी व्यक्ति का विकास केवल किताबों से, स्कूल कॉलेज जाने भर से नहीं होता, वरन ये अच्छा विकास जो भी अगर होता है तो शिक्षकों के मार्गदर्शन से, प्रतिभा संपन्न साथियों के संग रहने से भी होता है। और संगति मानव जीवन का वो जादू है जिसकी बदौलत हर असंभव कार्य को भी हम संभव बना सकते हैं। बिल्कुल 100% आप ये बात सही कह रही हैं। और इस संबंध में महाभारत में भी ये कहा गया है कि तुच्छ विचार वाले मनुष्यों की संगति से मनुष्य की बुद्धि तुच्छ हो जाती है, समान मनुष्यों की संगति से ये ज्यों की त्यों बनी रहती है, परंतु उच्च विचार वाले व्यक्तियों की संगति में ये उत्कर्ष को प्राप्त करती है और जीवन में सफलता लाती है। और हमारी जिंदगी में भी अच्छी संगति बहुत मायने रखती है। मानती है ना आप भी इस बात को? बिल्कुल मानती हूँ। और इसीलिए ये कहा जाता है कि जैसा संग वैसा रंग। और इंसान अगर अच्छी संगति में हमेशा रहेगा तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हो सकता है कि वो आसानी से उनसे बाहर आ जाए, क्योंकि अच्छी संगति सकारात्मक भाव देती है और कहीं ना कहीं हमें हिम्मत भी देती है, हौसला बंधाते हैं। बिल्कुल। कई बार जब हम मुश्किल में होते हैं तो अगर हमारा कोई दोस्त है वो एक तरफ हो सकता है कि हमें और डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, या हमारा जो भी हौसला है उसे वो बिल्कुल पस्त कर दे और हम उसमें और ज्यादा घिर जाएंगे। लेकिन वहीं कोई दोस्त जो बहुत अच्छा है उसकी संगति में अगर हम उस दौरान उठेंगे बैठेंगे तो हो सकता है कि वो आर्थिक या किसी तरह से हमारी मदद ना करे, लेकिन उसकी कुछ बातें ही ऐसी होंगी ना जो हमें इतना हौसला देंगी कि उस मुश्किल से हम उबर जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही हमारे एक साथी भी लिखते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। ये एक प्रसिद्ध हिंदी की कहावत है जिसका अर्थ ये है कि जिस प्रकार के लोगों के साथ हम रहते हैं हमारा स्वभाव, विचार, आचरण वैसा ही बन जाता है, और जिस व्यक्ति की संगति जैसी होगी उसके विचार, आदतें और व्यवहार भी उसी के अनुरूप ढलने लगते हैं। जैसे अच्छा साथ अच्छे संस्कार, बुरा साथ गलत आदतें। आगे इन्होंने लिखा है कि अगर कोई बच्चा अच्छे मित्रों की संगत में रहेगा तो वो भी ईमानदार और मेहनती बनेगा। कोई व्यक्ति बुरी संगति में पड़ जाए तो उसकी आदतें और व्यवहार बिगड़ सकते हैं। जैसे कस्तूरी मृग अच्छे वातावरण में सुगंध फैलाता है, वैसे ही अच्छे लोगों की संगत से व्यक्ति में सकारात्मकता आती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मैंने बचपन में जो भी गलत होते थे उनके साथ में नहीं रहता था। मेरी दुकान पर आज एक वरिष्ठ नागरिक आते हैं और कुछ सीखने को उनसे मिलता रहता है मुझे।
मुझे, इसीलिए जो मेरे मित्र थे वो मुझसे उम्र में हमेशा बड़े हुआ करते थे, और मेरे माता पिता की अच्छी शिक्षा के कारण भी इस शिक्षा ने मुझे कभी भटकने नहीं दिया। ऐसा ही एक हमारे दूसरे साथी लिखते हैं कि क्लास 7th में अपने कुछ अच्छे दोस्तों के साथ संगत से पढ़ने में मैं तेज हुआ, बड़ी प्रतियोगिताओं में दोस्तों के साथ इंजीनियर बन गया। संगत गुण अनेक फल सही है ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सही बात है कि अगर आपको जीवन में कुछ बनना है तो आप एक अच्छा साथी ढूंढिए, अच्छे लोगों का आसपास अपने अच्छे लोगों को ढूंढिए जिनका व्यवहार अच्छा है, जो आपको अच्छी राह दिखाते हैं, आपको अच्छा समझाते हैं। तो तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को समझा सकते हैं इस विषय में। हमारे एक श्रोता की मैं बात बताती हूँ आपको, जिन्होंने लिखा है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आम बोलचाल की भाषा में हम इस चीज़ का प्रयोग करते रहते हैं। हम जिन लोगों की संगत या सोहबत में रहते हैं, उनके गुण, उनकी आदतें, उनके व्यवहार हमें प्रभावित करते हैं और धीरे धीरे हम उन्हीं की तरह बनने भी लग जाते हैं। इसका मतलब है कि अच्छी संगत में रहने से अच्छे गुण आते हैं, बुरी संगत में रहने से बुराई आती है और हमारा पतन भी हो सकता है। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार आसपास के लोगों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। बुरे लोगों की संगति कई बार हमें गलत रास्ते पर ले जाती है, हमारी आदतों और आचरणों पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। और हमारे प्रांत की आंचलिक भाषा में ये बोला जाता है कि भला संग रहे तो मिले बीड़ा पान, और बुरा संग रहे तो काटा वो दोनों कान। बिल्कुल, बहुत सही बात लिखी है। तो यही कहेंगे कि हमारे मस्तिष्क का वातावरण हमेशा स्वच्छ और सुंदर, प्रकाशवान और हवादार बना रहे। इसके लिए आवश्यक है कि हम दिन में कुछ न कुछ असमय अच्छे लोगों की संगत में बिताएं। और यहाँ एक मधुर गीत भी सुन लिया जाए। बिल्कुल। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है। तुझको देखा है मेरी नजरों ने, तेरी तारीफ हो मगर कैसे, के बने ये नजर जुबां कैसे, के बने ये जुबां नजर कैसे, ना जुबां को दिखाई देता है, ना निगाहों से बात होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। निगाहों से ना पिलाए तो अश्क भी पीने वाले पीते हैं। वैसे जीने को तो तेरे बिन भी इस जमाने में लोग जीते हैं। जिंदगी तो उसी को कहते हैं जो बसर तेरे साथ होती है। जिक्र होता है जब कयामत का, तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो दिन निकलता है, तू जो चाहे तो रात होती है।
भाई चंचल, मुकेश का गाया माई लव फिल्म का ये गाना था, और भी बहुत सारे गाने हैं अभी हमारे पास, और हमारे पास इस वक्त कमेंट्स की जो है वो बाढ़ आई हुई है, वो सब पढ़ेंगे, लेकिन एक संदेश हो जाए यहाँ जी। अपने माता पिता की वजह से उन्हें बचपन से मिला क्रिएटिव माहौल। मेरे माता पिता खुद दोनों एक्टर थे, तो थोड़ा सा मैं माहौल में बड़ा हो ही रहा था। घर में ही कुछ ना कुछ चल रहा होता था जिसका हिस्सा मैं होता था। और फिर उन्होंने देखा एक ख्वाब। 2007 से मैं बॉम्बे में था। मुझे हमेशा से पता था कि मुझे फिल्म बनानी है। फिल्में बनाने का उनका अपना एक तरीका है। मैं स्क्रिप्ट के साथ काम नहीं करता हूँ, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ और फिर जब मैं वर्कशॉप करता हूँ एक्टर्स के साथ, मेरा फोकस ज्यादा ये है कि आप उस किरदार को फिल्म शुरू होने से पहले का जो जीवन है उसका, वो पूरा जी लें। एक युवा निर्देशक की बड़ी दिलचस्प यात्रा। मैं जो बनाता हूँ मैं उससे उतना नहीं जुड़ता हूँ। जैसे मेरे लिए तितली या आगरा या डिस्पैच अब बन के खत्म हो चुकी है, मैं उनसे आगे बढ़ चुका हूँ। युवा निर्देशक कनू बहल से एक मुलाकात, बॉम्बे टॉकीज, 11 अक्टूबर शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर। चंचल, एक निमंत्रण है, क्या आप स्वीकार करेंगी? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए ना, कहाँ आना एक है? निमंत्रण चलना है हम लोगों को सीहोर मध्य प्रदेश। अच्छा। हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज बहुत दिनों बाद आप दोनों एक साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आप दोनों की बातें सुन रहा हूं, और आप दोनों को मेरी तरफ से मैं ये न्योता देता हूं कि आप हमारे घर दीपावली पर जरूर आएं। क्या बात है? सीहोर चलना है मध्य प्रदेश, तो अभी से आप टिकट बुक करा लीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर। और हम बात कर रहे थे ना एक अच्छी संगति की, तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहाँ हिंसक पशु भी कई बार शांत होकर बैठ जाते हैं। और अच्छी संगति की हम बात करते हैं तो भगवान महावीर जिस जगह पर होते थे वहां से कई किलोमीटर दूर तक उनकी जो आभा होती थी उसका ऐसा प्रभाव पड़ता था कि जो हिंसक पशु होते थे वो भी उनकी जो वाणी है उसे सुनकर बिल्कुल शांत होकर बैठ जाया करते थे। तो कहते हैं कि सत्संगति से इंसान का विवेक जो है वो जागृत हो जाता है। और तुलसीदास जी के बारे में भी यही कहा गया है कि उन्होंने कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, यानी अच्छे लोगों की संग के बिना आपको ज्ञान नहीं मिल सकता और ना ही आपका विवेक जागृत होगा। विवेक जागृत नहीं होगा तो अच्छा जीवन आप किस तरह से बिता पाएंगे। इसीलिए बुजुर्ग भी बचपन से अपने बच्चों को बताते हैं कि अच्छी संगत के साथ रहिए। जैसे चंदन के वृक्ष को अगर काट भी लें तो उस जो कुल्हाड़ी जिसे वो काटती है उस कुल्हाड़ी में भी वो सुगंध जो है रह जाती है। वैसे आप जो है ये पुस्तकों से भी अच्छी संगति प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी पुस्तकें, अच्छा साहित्य जो होता है वो हमें एक अच्छी संगति देता है, वो हमारा मित्र होती हैं। किताबें तो हमारी मित्र होती हैं। बिल्कुल। तो आज एक ऐसे ही बहुत बड़े साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है और उनके ऐसे बहुत सारी कहानियां, उनके उपन्यास, उनका साहित्य ही ऐसा है जो कहीं ना कहीं हमें आम जन से जोड़ता हुआ नजर आता है। हमारी आम समस्याएं, उनसे जुड़े समाधान हमें वहां मिल जाते हैं। और कई बार जब हम बहुत अकेले होते हैं, निराशा में होते हैं, तो ऐसी किताबें जब हम पढ़ते हैं तो इनकी संगति वाकई हमें उबार लेती है। बिल्कुल। तो इस तरीके के जो साहित्य होते हैं अगर हम उनके साथ जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से हमें एक अच्छी दिशा मिलेगी जीवन को। बिल्कुल। और उनकी कहानियां तो ऐसी रही हैं ना जो जिन पर बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और उनकी कहानियों को सब लोगों तक पहुंचाया जा सके इसलिए अलग अलग भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ। और वो बहुत संवेदनशील लेखक थे, सचेत नागरिक थे, कुशल वक्ता थे, विद्वान संपादक थे। और कहते हैं कि हिंदी कहानी में तो उनको पितामह या उपन्यासों का सम्राट भी हम उन्हें कहते हैं। बिल्कुल। और ये भी बात है कि जो जीवन के जो वो अंतिम दिन थे उनके, वो बहुत गंभीर रूप से वो बीमार पड़ गए थे, जिससे चलते वो उपन्यास दिख रहे थे ना, मंगलसूत्र, वो पूरा नहीं हो पाया। और बहुत लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया है। और लेकिन उनका जो अंतिम उपन्यास मंगलसूत्र था वो उनके बेटे अमृत राय ने पूरा किया। इसके अलावा जो उनके कुछ खास कहानियां या उपन्यास है, अगर हमारे श्रोता पढ़ना चाहे तो वो पंच परमेश्वर, गुल्ली डंडा, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, ठाकुरों का कुआं, सदगति, बूढ़ी काकी, विध्वंस,
दूध का दाम, मंत्र, ऐसे यूं मैं नाम लेने जाऊंगी ना तो नाम खत्म नहीं होंगे। अनगिनत हैं और ये सारी आम जीवन से जुड़ी हुई कहानियां हैं, साहित्य हैं। मतलब इनको आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये कहानी ये तो जीवन से जुड़ी हुई है और उसका कोई ना कोई चरित्र लगेगा कि ये चरित्र मेरा ही किरदार लिखा गया है। और भाषा भी समृद्ध, तो ऐसे साहित्यकार को तो नमन करते हैं हम लोग। और जैसा कि अभी जैसी संगत वैसी रंगत की बात हो ही रही है, तो हमारे एक साथी ने भी कमेंट लिख भेजा है कि जैसी संगत वैसी रंगत, हम तो हमेशा विविध भारती की संगत करते हैं, तो हमारे जीवन में रंगत ही रंगत है। क्या बात है। और गानों से भी तो रंगत बढ़ जाती है कार्यक्रम की। बिल्कुल। अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों कोई इकरार करूं। मैंने कब तुझसे ज़माने की खुशी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है, एक हल्की सी मेरे लब ने हंसी मांगी है। सामने तुझको बिठा कर तेरा दीदार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। सहमी सहमी ये निगाहें, ये जवानी तौबा, मस्त नजरों में है उल्फत की कहानी तौबा। हाँ मेरी जान तमन्ना तेरा सिंगार करूं, जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार करूं, अपनी आँखों में बसा कर कोई इकरार करूं। बड़ा ही खूबसूरती से गाया था रफ़ी साहब ने ये गाना ठोकर फिल्म से। हमारे एक साथी लिखते हैं चंचल कि जिक्र जब होता है मनभावन गीतों का, विविध भारती तेरे जलवों की बात होती है। तू जो चाहे तो रेडियो पर सुनवा सकती हो, तू जो चाहे तो मोबाइल ऐप पर सुनवा सकती हो। क्या बात है। और बहुत मिठास होती है इन गानों में। और मिठास की बात से मुझे याद आ रहे हैं मीठे मीठे शक्कर पर, इसका नाम ही शक्कर है, यानी कि मिठास मिली हुई है। वैसे मैंने अभी 2 दिन पहले ही बनाए और क्या बात है? हाँ, और काफी अच्छे बने थे। अभी दिवाली आने में दिन है और पहले ही बनाने की मैं लग गई हूँ। आप तो इसी तरह से हमारी जो श्रोता है हम तो अक्सर ही बनाते रहते हैं, केवल दीपावली पर ही नहीं। ये तो एक खाने के बाद थोड़ा मीठा हो जाए ना, वो वाली बात। चलिए, तो हमारी एक श्रोता सखी ने जो लिखा है कि वो किस तरह से बनाती हैं, तो वो लिखती है मैदा और आटे दोनों से ही शक्करपारे बनाती हूँ, ज्यादातर आटे से ही बनाती हूँ क्योंकि मेरे पापा जी को मैदा ज्यादा पसंद नहीं है। आटे में मोयन डालकर थोड़ा सा सख्त आटा गूंद लेती हूँ, फिर बड़ी बड़ी लोई लेकर थोड़ा मोटा मोटा बेलकर निमकी की तरह उन्हें काट कर रख लेती हूँ और घी में छान कर अलग कर लेती हूँ। फिर एक कढ़ाई में
चीनी की 3 तार की चाशनी बनाकर गैस से उतारकर उसमें वो जो आटे की निमकी है उन्हें चाशनी में डालकर लगातार चलाती रहती हूँ जब तक कि चाशनी पूरी तरह से जम नहीं जाती। और ऐसा करने से चाशनी जो है पूरी तरह से उस पर चिपक जाती है। उसके बाद ऊपर से शक्करपारे को निकाल लेती हूँ, बची हुई चीनी को एक डिब्बे में रख लेती हूँ। फिर जब कुछ मीठा बनाना होता है तो उसी चीनी का उपयोग कर लेती हूँ। हमारी एक सखी ने लिखा है कि व्यंजन, भाई भोजन तो कर लिया है और लंच के बाद डिनर के लिए ये व्यंजन अवश्य ही स्वीकार है। होता है ना कि खाना खाने के बाद कभी कभी होता है कि कुछ मीठा हो जाए, तो आम घरों में ये सारी चीजें बंद नहीं हुई, आपको दिखेंगी ही डब्बों में रखी हुई। और जिस तरह से हमारी सखी ने बताया कि वो पहले बना लेती हैं बाद में चाशनी चढ़ाती हैं, तो इसे एक तरीके से इस तरह भी बनाया जाता है कि आप मीठे पानी से, यानी कि चाशनी पहले ही बना ली जाती है, चाहे वो गुड़ की हो या वो शक्कर की हो, उस चाशनी से ही आटा गूंदा जाता है, उसमें मोयन भी डाल लिया जाता है और उसके बाद उसको घी या तेल में अपनी सुविधा के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार, अपने स्वाद के अनुसार तल लिया जाता है। तो ये भी एक तरीका होता है बनाने का। और गुड़ का भी बनता है। आप जैसे आप शक्करपारे पहले बनाकर तल लें, चाहे घी तेल जिसमें भी आपको सुविधा होती है, जिसमें आप पसंद करते हैं, और बाद में गुड़ की चाशनी में उसे पाक सकते हैं। और ऐसी चीजें जैसे और भी बहुत सारे व्यंजन हैं जिन्हें आप गुड़ और चीनी सब में मिक्स करके बनाए जा सकते हैं। और आप बताइएगा सखियों कि ये जो हम लोगों ने बताया गुड़ और चीनी वाली बात, आप कहाँ तक इसमें सहमत हैं? वैसे आपको कौन सी पसंद है, गुड़ की या चीनी की? जो बाद में चाशनी चढ़ाई जाती है वो तो मुझे चीनी की ही ज़्यादा पसंद है। हालांकि बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं कि चीनी स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम खाते कम मात्रा में है, 2 या 3 ही खाते हैं, तो उसका नुकसान थोड़ी भी कम मात्रा में होता है। लेकिन मीठी चीज़ें जो है ना, अगर वो संगीत से जुड़ी हुई हो तो संगीत की मिठास है वो कभी नुकसान नहीं करती। बिल्कुल, तो हो जाए एक मीठा सा गीत। जी। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ हो। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। दिन है सुहाने फिर कौन जाने, आए न आए बहार। तू हमको पी ले दम भर को जी ले, दुनिया का क्या एतबार हो जी पिया, दुनिया का क्या एतबार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। कांटों में दामन उलझे न साजन, फूलों में हंसकर गुजार। थोड़ी खुशी है थोड़ी हंसी है, दुख जिंदगी में हजार हो जी पिया, दुख जिंदगी में हजार। तेरे सदके बलम न करे कोई गम, ये समाये जहाँ फिर कहाँ। तो चंचल जी, अमर फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में बना आज के सखी सहेली कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और हम अपने सभी सुनने वालों को यही कहेंगे कि उनका घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे और ढेर सारी खुशियां उनके दामन में हों। इसी के साथ अब ले लेते हैं इजाजत आप सभी को। शेफाली कपूर और चंचल वर्मा का नमस्कार।
सखी सहेली कार्यक्रम की